जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, आप लोग को पता है डेली ग्रुप डी 2022 में जो पूछे गए थे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, मैथ्स का डेली पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आप लोग के सामने आ रहा हूँ। 17 अगस्त में जो पूछे गए थे 2022 में ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन हम करा दिए हैं, तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। आज जो आपका बारी है 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। यदि आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी न्यू बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए हैं उसको पता चलना चाहिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस किस लेवल का टीसीएस में सेट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सेशन से आ गए हैं तो सेशन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ लेट किए। आज का पहला प्रश्न 18 अगस्त 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चंस थे, आप लोग कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चंस की ओर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक एक क्लियरेंस सेल में एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपया है। ठीक है, एक साड़ी था, उसका अंकित मूल्य आपका 10,990 रुपया दिया गया था। अब जो है वो साड़ी 9,400, मतलब कि बोलने का मतलब है अंकित मूल्य जो आपका है मेरे भाई, अंकित मूल्य जो है एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना दिया गया है और 9,441 रुपये में बेची जाती है, तो आपको बताना है कि छूट कितना दिया गया था। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि छूट जो मिलता है, छूट मिलता है मार्क प्राइस पे, यानी अंकित मूल्य पे। तो इसका अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य क्या था इसका? तो अंकित मूल्य 10,490 था। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना तय हुआ था? तो विक्रय मूल्य आप बोल सकते हैं इसका तय जो विक्रय मूल्य हुआ था 9,441 तय हुआ। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि छूट कितना दिया गया था? तो आप बोल सकते हैं छूट जो दिया गया था वो यहाँ 9,4 यानी 10,49 रुपया ये छूट दिया गया था। मान के चलिए 10,490 रुपया कोई वस्तु का आप प्राइस फिक्स किए, लेकिन उसको आप सेल किए इतना में, कहीं ना कहीं आप इतना तो छूट दिए होंगे, छूट तो दिए होंगे। तो ये बताए छूट प्रतिशत में हमको बताना है, प्रतिशत में छूट कितना दिया। तो छूट इतना गया, किस पे गया? तो टोटल मूल्य इतना था, इस पे हमको छूट दिया गया था। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से आप कर सकते हैं इसको। तो ये आपका कितना चला जाए, एक यानी 10% इसका आपका डिस्काउंट दिया गया। समझ गए? 10% इज करेक्ट आंसर। यानी कि वस्तु का मूल्य ये था, इसको इतना में बेचे, 10% छूट दिए, तब आपका मूल्य ये निर्धारित हुआ था 9,441। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2.666 प्लस 2.77 भिन्न रूप से आपको ज्ञात करना है। तो आपको मैंने बोले थे कि यदि दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो इस पर रिपीट करने के बजाय आप डायरेक्ट इस पे आप बार लगा सकते हैं। जैसे ये संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है, यानी 7 रिपीट कर रहा है, तो 7 लिखने के बजाय सिर्फ 2.7 पे आप बार लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या इसी तरह मान के चलिए 7 से 6 7 6 7 6 7 आ रहा है, तो ये संख्या ये लिखने के बजाय 4.67 पर लिख के बार दें। बार का मतलब यही होता है कि ये संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, समझ गए? ये संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है। तो सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं, बनाने की ओर चलते हैं। ठीक है, तो 2.6 था, तो क्या मैं 2.6 पे पावर ये बार लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकते हैं। 2.7 था, क्या मैं इस पे पावर बार लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब हमको पता है 2, यदि 6 है, एक पे पावर बार है, तो 9 यहाँ दे देंगे, प्लस 2 7/9। बस इसको आपको हल करना था। तो 18 से 24/9 यहाँ हो जाएगा और ये 25/9 हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन यदि ये एलसीएम लेते हैं तो ये 49/9 इज आपका करेक्ट आंसर। 49/9 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? तो कुछ मत करना, ये डाटा सिर्फ दिया गया है आपको भ्रमित करने के लिए, तो इस पे आपको लगना नहीं है। जितना रिपीट कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस रिपीट। यदि 2 अंक रिपीट करता है तो 2 पे पावर बार लगता है और नीचे 99 आ जाता है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बारह 1,280 रुपया का आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट बताना है, जो कि 3 साल के लिए दिया गया है। 3 साल के लिए दिया गया है और रेट आपका 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज कितना हो। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना होगा ये आपको बताना है। सिंपल इंटरेस्ट, तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई होता है रेट और
सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाता है मेरे भाई, रेट और गुना टाइम का तो गुणनफल होता है, यही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो रेट आपका 5% था और टाइम 3 साल था, तो हम बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट 15% होगा। तो बस सिंपल इंटरेस्ट तो ही खोज रहा है। मूलधन आपके पास 1280 रुपया दिया गया है, इसका 15% निकाल लीजिए, यही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 15% यदि आप निकालते हैं इसका, तो आपका दो यदि यहाँ से करते हैं तो 192 समथिंग आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ गए? ये 192 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। यदि मूलधन मिश्र धन खोजता तो 1280 इसमें ऐड कर देते, आपका मिश्र धन चले आता। समझ गए? तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं एसआई मतलब रेट और समय का गुणनफल होता है। 15% हम डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए। आप दूसरे विधि भी बना सकते थे इसको, 1280 करके इसका 15% इतना ना करके मैं डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, तो 192 इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। डायरेक्ट इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल के मूलधन में वो परसेंटेज आपको निकालना होता है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु की कीमत 5,000 रुपये से 2,000 कम है, यानी कि साफ साफ कहने की मतलब है वो मूल्य उसका 3,000 है। ठीक है, 3,000 रुपया है। मूल्य था 5,000, लेकिन 2,000 रुपये कम है, यानी कहने का मतलब है 3,000 रुपये मूल्य है। और इसमें भी 10% ये छूट देता है, और खुदरा विक्रेता इसके क्रय मूल्य पे 5% छूट प्राप्त करता है। तो ग्राहक के लिए अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। समझ गए? ये आपको बताना है। 5,000 था, 5,000 मूल्य था, लेकिन बोला जा रहा है इसमें 2,000 कम है, तो यानी हम बोल सकते हैं इसका जो मूल्य हो जाएगा उसका मूल्य हो जाएगा आपका 3,000। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जा रहा है इस पे आपको 10% की छूट देना है। 10% की छूट का मतलब है 300 रुपया इसमें ऑफ हो जाएगा। यदि 90% करे तो 2,700 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जाता है खुदरा विक्रेता क्रय मूल्य पे इसका 5% और छूट दे देता है इस पे। तो इसका 5%, 27 का 5% इसमें माइनस होगा, 27 गुना 5 इसमें माइनस होगा, यानी हम साफ करने का मतलब है 2700 का, साफ करने का मतलब है 2700 का 95% हमको चाहिए। चाहिए ना? 2700 का हमको 95% चाहिए। ठीक है, तो 95% निकालने के बजाय डायरेक्ट 2700 का 5% निकालते हैं, 135 हो गया। 135 आप इसको माइनस करना है ना, 5% माइनस जा रहा है तो इसको माइनस कर देना है ना आपको। 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 25 पैसा आपका फाइनल प्राइस डिस्काउंट करके बाद जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो आपका 2,565 होगा। करेक्ट आंसर डी। समझ गए? वस्तु का कीमत कुछ और था, लेकिन उस पर कम किया गया था 2,000, फिर उस पर दो छूट दिया गया था 10% और 5% के दर से। बस हम छूट यहाँ पे दर्शा दिए 5%। 3,000 का 10% छूट दिए 2,700, इसमें 5% छूट दिए 2,565 आपका फाइनल प्राइस है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित ग्राफ और तालिका जनवरी से अप्रैल तक, ध्यान दीजिएगा, जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने के दौरान दो सेल्समैनों ने पी और क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाते हैं। ग्राफ तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए उत्तर दें। ये आपका ग्रुप डी का बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। बार बार एक या दो क्वेश्चन देखने मिलेंगे इस चैप्टर से। समझ गए? तो पी क्यू द्वारा की गई बिक्री यहाँ दर्शाया गया है। ये आपका पी है जो आपका दिख रहा है, और रेड में दिख जो रहा है ये आपका क्यू। ठीक है, तो बोला जा रहा है इन 4 महीनों के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, टोटल 4 महीने में आपको अनुपात बताना। 4 महीना, 4 महीना तो इन्वेस्ट किया था, 1 2 3 4। तो पहले पी देख लेते हैं 4 महीने में। पी 4 मंथ में देख लेते हैं। ठीक है, 4 महीने में, तो पी 4 महीने में कितना है? 80, 30, 110, 50, 160, 160, 90, 250। बोलने का मतलब है पी 250 रुपया बिक्री करता है। ठीक है, क्यू अब 4 महीने में कितने बिक्री करेगा? तो 60, 40, 100 और ये 230 बिक्री करेगा। तो इसमें क्रमशः रेशियो पूछा गया है, तो पी और क्यू का रेशियो आप यहाँ से भली भांति जानते हैं, निकाल सकते हैं। तो माफ कीजिएगा, ये आपका 230 है, तो ये 0 0 चला गया, तो रेशियो आपका 25:23 रेशियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25:23, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? कुछ नहीं करना था, चारों वर्ष का खोज रहा था, चारों वर्ष जोड़ दिए। 2 वर्ष का करता तो 2 वर्ष इसमें जोड़ के ऐड कर देते। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में रिपीट और एनटीपीसी 12th लेवल में भी रिपीट किए हैं ये क्वेश्चन। ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, जबकि बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकते हैं। तो यदि दोनों मिलकर 450 अंडे गिने तो उसे कितना समय लगेगा। ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए जो है, ए 1 मिनट में कितने अंडे गिन रहा है? 25 अंडे। अरे मेरे भाई, 4 मिनट में 100 अंडे, तो 1 मिनट में तो 25 अंडे तो गिनता ही होगा ना, ये सही बात। बी 1 मिनट में कितने अंडे गिन सकता है? तो ये यदि 5 मिनट में 100 अंडे गिनता है, तो 1 मिनट में 20 अंडे गिनेगा ही, गिनेगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए बी मिलकर 1 मिनट में 45 अंडे गिन लेते हैं, 45 अंडे गिन लेते हैं। ए 1 मिनट में 25 अंडे, बी 1 मिनट में 20 अंडे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 मिनट में यदि दोनों मिलकर करे तो 45 अंडे। लेकिन टोटल मिलके कितने अंडे गिनना है आपको? टोटल मिलके कितने अंडे गिनना है? टोटल टोटल आपको 450 अंडे गिनना है। लेकिन ये दोनों मिल के 1 मिनट में कितने अंडे गिन लेते हैं? 45 अंडे। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 मिनट में 450 अंडे गिन लेंगे ये? 10 मिनट में 450 अंडा गिन लेगा। समझ गए? ठीक है, 1 मिनट का वैल्यू निकाल लिए हम दोनों। 1 मिनट में दोनों मिलकर कितने अंडे गिन सकते हैं, उसी के बेसिस पे 450 अंडे गिनने में कितना समय लगेगा, वहां से हम निकाल लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल्य x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल्य क्या होगा आपको बताना है। दूसरा मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू 3 दिया गया है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? एक्स का वैल्यू 3 है ना, ये 3 है प्लस के इक्वल टू। तो क्या मेरा यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा? 9 माइनस 36 अब प्लस के इक्वल टू 0। तो 9 प्लस के इक्वल टू 36, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा? 9 चला जाएगा इसमें, तो 27। के का मान आपका 27 आ गया। आ गया ना, के का मान 27। आपका के का मान वैल्यू पुट कर दीजिए 27। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। समझ गए? ये तो आप इस विधि से नहीं ये विधि थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, ये विधि को थोड़ा समय, इसको बैकअप करते हैं 1 मिनट। ये विधि थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, परीक्षा हॉल में करने युक्त नहीं है। ठीक है, तो ये यदि एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0, जहाँ तक आप मानते हैं कि नहीं? तो हम जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग क्या हो जाता है? माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल तो आप लोग को पता है, सी बाई। तो यदि हम मूलों का योग निकालें तो क्या होगा? मूलों का एक्स का वैल्यू दिया गया है, तो ये मेरे पास 3 होगा, तो ये 12 है, माइनस बी, तो माइनस माइनस 12/a यानी 3 होगा ना। सॉरी, 3 मूलों का योग दिया गया है ना, एक्स बराबर 3, इसको 3 रखना पड़ेगा। 3b बराबर 12 या b बराबर 9। तो आपका बी का वैल्यू यहाँ एक्स, दूसरा वैल्यू जो निकल के आएगा बी निकल के आएगा सी, यानी एक्स बराबर 9। ये आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं? के का मान पहले निकालना होगा, के का मान निकाल के फिर ऑप्शन से रखना होगा किसका मान 0 के बराबर होगा। समझ गए? किसका मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप उस विधि से भी निकाल सकते हैं या इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 9:12 समानुपात 12 अनुपात x और इसका है, तो 2x प्लस वाई का वैल्यू आपको बताना है। तो पहला जो अनुपात है 9/12 बराबर 12/x के बराबर है, तो यहाँ से मैं x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं 12, तो x बराबर, तो ये 4 हो जाएगा, 3 चौक 12, ये चला जाएगा, x हो गया 16। ठीक है,
y का वैल्यू निकालना जानते हैं तो अनुपात यानी बराबर यानी बटे में हो जाएगा, समानुपात यानी बराबर हो जाएगा 42 बटे y। तो यहाँ से 28y बराबर 42 इंटू 42। ठीक है, तो यहाँ से 7×6 = 42 कर देते हैं, ये से 4 कर देते हैं। ठीक है, फिर 2 से 3 चला गया। ठीक है, 2 से ये 21 चला गया। क्या मैं y बराबर 63 लिख सकता हूँ, x बराबर 16। तो मान क्या पूछा गया था आपसे? मान पूछा गया था 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू 16 है, तो 16 दूना करेंगे 32 और 63। ये क्या आ जाएगा आपके पास? 95 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? यहाँ से कुछ नहीं करना था, आपका x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू निकालना था और ये y का वैल्यू निकालना था। बस x y को आपको योग करना था। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 अभाज्य संख्याओं के किसी भी महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा? 10 अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक आपको बताना है, द अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 10 अभाज्य संख्याओं को पहले लिखते हैं। क्या क्या आता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये 10 अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखा जाए सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। क्या 2 सबसे विभाजित कर रहा है? नहीं। 3 नहीं। 5 सबको विभाजित कर रहा है? नहीं। यानी एचसीएफ इसका हमेशा 1 होता है। यह बात याद रखिएगा। अब की बार जो एएलपी 124 सीएन 124 में जो पूछा गया था और ये टेक्नीशियन में टेक में जो पूछा गया था, इसमें सिर्फ पूछा गया था कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट किए थे, 3-4 शिफ्ट में रिपीट किए थे। तो 2 सह अभाज्य बोल दे या 10 सह अभाज्य बोल दे या 50 लाख सह अभाज्य बोल दे, इसकी एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हैं, 2 अभाज्य संख्याएं हम लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिए एक 23 ले लिए, एक 29 ले लिए। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ हमेशा ही 1 होगा, आप करके देख सकते हैं। समझ गए? तो कोई भी प्रश्न आए, 10 अभाज्य संख्याएं या 20 अभाज्य 100 अभाज्य संख्याएं या 200 अभाज्य संख्याएं का अमोसो हमेशा 0 हमेशा 1 होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी पूछ देगा, ए बी सी और एक्स वाई जेड का एचसीएफ क्या होगा? इसका भी एचसीएफ आपका 1 होगा। समझ गए? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो एचसीएफ इसका हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका एचडब्ल्यू का प्रश्न है, ये आप लोग कीजिएगा। ठीक है, बाकी बाद हम कल इसको ट्रिक से बहुत अच्छा से समझा देंगे। ठीक है, ये आप लोग करके कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2022 में पूछे गए इसी क्वेश्चन से फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है। ठीक है, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुना है तो टेलीविजन की कीमत क्या है? प्रिंटर, टेलीविजन। ठीक है, तो प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है। क्या मैं ये दोगुनी लिख सकता हूँ? प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है। सही बात, दोगुनी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में बोला गया था ये एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है। एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है। 35,000 रुपये कम है ये रुपया में, लेकिन जब अनुपात में हम अंतर करते हैं तो अनुपात 1 अनुपात का वैल्यू मेरे पास आ जाता है। ये इसका 2 में 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, 1 ही तो अनुपात का वैल्यू आपका 35,000 रुपया आया है। यही तो आया है ना, यही तो अंतर है ना। तो टेलीविजन की कीमत क्या है? तो टेलीविजन का क्या था? एक वैल्यू 1 ही था ना, तो 1 का वैल्यू 35,000 दिया गया है ऑलरेडी। तो 35,000 इज करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि पूछता है यहाँ कि प्रिंटर का कीमत क्या है, तो 1 का वैल्यू 35,000 था, तो 2 का वैल्यू आपका 70,000 हो जाता। समझ गए? 70,000 हो जाता। कुछ नहीं किए, अंतर बराबर अंतर कर दिए हम, उसमें रेशियो का अंतर बराबर हम संख्या का अंतर कर दिए। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मेरे पिता वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा, मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पहले मेरे और मेरे पिता के आयु का योग 39 वर्ष था, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु क्या है। ठीक। 5 साल पहले, 5 साल पहले इसका योग क्या था, उम्र का योग 39 साल, ये 5 साल पहले। तो क्या मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि इसका वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अरे भाई, मेरे 5 साल पहले दोनों का योग 39 साल था, तो 5 साल बाद यानी वर्तमान आयु, अभी का आयु, तो 5 5 10 इसमें जुटेगा यानी 49 साल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी वर्तमान आयु का योग जो होगा वो दोनों का, पिता और बेटे का, 49 साल होगा। और यहाँ साफ साफ बोला गया है कि मेरे पिता और मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 साल बड़े हैं। तो 25 साल इससे बड़े हैं, तो 25 माइनस आप कीजिएगा, 4 2 यानी 24 है। 24 को बराबर डिवाइड कीजिएगा फादर और सन में, तो ये 12 12 आ गया। ठीक है, यानी 25 माइनस किए थे तो एक 25 जुटेगा, क्योंकि 25 बड़ा है, तो यानी ये कितना हो गया, 37 और 12। ये हो गया आपका फादर का एज, ये हो गया आपका पुत्र का एज। तो पूछा गया है मेरी वर्तमान, किसका वर्तमान, पुत्र का वर्तमान आयु कितने है, तो 12 साल पुत्र की वर्तमान आयु। समझ गए। यदि पूछता पिता की वर्तमान आयु, तो 37 साल पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, सिर्फ जोड़ घटा था, इसमें कुछ करने की आवश्यकता था नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि x और y, 115 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्याएं 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा आपको बताना है। 115 और एक्स वाई है। ठीक है, ये 90 से विभाज्य है। 90 से विभाज्य का मतलब है कि ये संख्याएं 10 और 9 से विभाज्य है। कोई भी संख्याएं 10 से यदि विभाज्य है, तो इसका मतलब इकाई अंक ये 0 होगा। ये आप मानते हैं या नहीं? अरे भाई, कोई भी संख्या 10 से पूर्ण तरह विभाजित होगा तो इकाई अंक पे तो 0 होना चाहिए ना, तभी तो 10 से विभाजित होगा। तो मैं बोल देता हूँ y का वैल्यू आपको 0 रखना पड़ेगा। 9 से विभाजता का नियम क्या है। 9 से विभाजता का नियम है कि कोई भी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य है, तो वो संख्याएं 9 से विभाज्य है। तो इसका आपका योग क्या हो जाएगा, 5 एक 6 एक 7 और 0 यानी 7 प्लस एक्स अपॉन 9। ये कब विभाजित होगा 9 से पूरी तरह, तो एक्स का मान 2 यदि रख दें तो 7 2 9, 9 से कटा जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू 2 रखने पर। समझ गए। तो एक्स प्लस वाई पूछा गया, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई 2 ही तो होगा मेरे भाई। इस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए। और विभाजकता का नियम यदि आप नहीं पढ़े हैं, विभाजकता का नियम, तो आप प्ले लिस्ट में वहाँ से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम। प्ले लिस्ट में विभाजकता का नियम 0 से लेकर आपका विभाजकता का नियम 11 तक जो भी हो, A to Z इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पे दे चुके हैं। तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बात ग्रुप डी से इससे 1 या 2 क्वेश्चन, 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर तो कोई काट नहीं सकता है, 1 नंबर तो आपका आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यदि विभाजकता का नियम नहीं देखे हैं, तो प्रीवियस हमने करा दिए हैं विभाजकता नियम, एकदम बेसिक से कराए हैं। विभाजकता का नियम आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलते हैं अगले प्रश्न। यदि तीन संख्याएं का अनुपात दिया गया है 5 6 8 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न। वर्गों का योग यदि हम संख्याएं 5x 6x 8x लिखिए, इसका वर्गों का योग क्या होगा, तो यह हो जाएगा 25x² 36x² और 64x²। इसमें क्या हो जाएगा, तो 125x²। तो 125x² बराबर कितना है, अंकों का योग तो ही पूछा गया है ना, तो 1250 है, तो यहाँ से आपका 10 आ जाएगा, यानी x² बराबर 10। तो x बराबर √10 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आपके पास निकल गया, √10। तो x का वैल्यू सब में आपको बैठाना है, तो क्या हो जाएगा 5√10 गुना गुना 6√10 और गुना 8√10। इसका क्या पूछा गया है, गुणनफल पूछा गया, तो इसको गुना कीजिए पहले। 6 5 30, 30 8 240, √10 और फिर √10, ये तो √10 ही ऐसे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2400√10 इज करेक्ट आंसर। 2400√10 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए।
वर्गों का अनुपात, वर्गों का योग दिया गया था, तो हम यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू निकल चुका है। गुणनफल पूछा गया है तो एक्स का वैल्यू इसमें दर्शा कर गुणा कर देने के बाद 2400 √10 आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो बक्सों में चॉकलेटों का अनुपात 7:5 था। यदि चॉकलेटों में अंतर, संख्या का अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या वाले चॉकलेट में चॉकलेटों की संख्या क्या होगी, ये आपको गुणा। दो बॉक्स मान लेते हैं ए और बी, अनुपात दिया गया है 7:5, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, या आप इसको एक्स भी मान ले सकते हैं, 7x या 5x दिया गया है। ठीक है, अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है मिनिमम संख्याएं जो उसको काट छांट के लिखा जा सके, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वो संख्या मान लेते हैं जिससे वो कटा। तो दो बक्से की अनुपात दिया गया है, चॉकलेटों का अंतर 28 दिया गया है। ये दोनों का यदि संख्यात्मक रहता, इसका यदि अंतर करते तो ये 28 आता, लेकिन ये संख्यात्मक संख्याएं नहीं है, ये रेशियो में। तो रेशियो में अंतर किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा। क्या मेरा यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा, चौक दे, निकल जाएगा ना, x का वैल्यू चौक दे। चॉकलेटों में बड़ी संख्या पूछा गया, तो 7x और 5x में बड़ी कौन है, 7x, तो 7x में क्या हो जाएगा, 64 98, 98 इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? सिर्फ चॉकलेट का अनुपात दिया गया था 7:5, इसका अंतर दिया गया था, बस रेशियो का अंतर बराबर, इसका संख्या का अंतर हम कर दिया, तो एक्स का वैल्यू निकल गया। वहां से हम बड़ी और छोटी निकाल सकते हैं, यानी बड़ी बोल सकते हैं हमको 98 है, और छोटी आपका 70 है। समझ गए? ये 70 हो जाएगा, ये आपका 98 हो जाएगा। समझ गए? बड़ी वाली ये, बड़ी और छोटी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, 5 स्क्वायर, ये आपका संख्या का वैल्यू दिया गया है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी पावर, यदि ए पे पावर एन, यदि कोई भी बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, गुणनफल में दिया गया हो, तो ये हमेशा पावर जुटता है। तो क्या ये 5 बेस सबका बराबर है, तो जी 5 सबका बेस बराबर है, तो पावर जुटेगा, तो पावर जुट के क्या हो जाएगा, 3 4 3 7 और 7 2 9, यानी 5 पे पावर 9 इज करेक्ट आंसर होगा। ये मुंह से मौखिक सवाल था, 5 पे पावर 9 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक ट्रक, एक ट्रक, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रक शहर पी से और शहर क्यू तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। उसी मार्ग में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर पी पे वापसी करता है। तो दी गई यात्रा के लिए ट्रक की औसत गति क्या होगा, यानी एवरेज स्पीड क्या होगा, ये आपको एवरेज स्पीड बताना है। पी था, क्यू था, ये इधर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है पी से, और उसी मार्ग से जो रिटर्न ये आ रहा है पी से, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। तो एक बात यदि याद रखिएगा मेरे भाई, कि एक ही डिस्टेंस हो, सेम दूरी हो, और चाल अलग अलग से दूरी तय करे, तो उसका औसत चाल जो हो जाएगा, उसका औसत चाल जो हो जाता है, औसत चाल जो हो जाता है, दोनों चाल का गुणनफल बेटे दोनों चाल का योग, ये आपका औसत चाल। यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है तो, यदि दूरी समान नहीं रहता, यदि दूरी समान नहीं रहता, समान नहीं रहता, तो कुल योग, कुल दूरी बेटे कुल समय, यही आपका औसत चाल होगा। समझ गए? यहाँ दूरी सेम था, दूरी के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर, दूरी सेम था, तो इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिएगा। 2x का कितना है 60, y का कितना है 100, और नीचे 160। तो ये यहाँ से आपका उड़ जाएगा, 2 से ये चला जाएगा आपका 8, 4 से ये 2, 4 से ये 15, और 2 से ये 5, यानी 15 25 75 किलोमीटर पर आवर की गति इसका औसत चाल हो जाएगा। औसत चाल यानी बीच वाला चाल। ठीक है, औसत चाल मतलब क्या, ये इस स्पीड से गति किया है, यहाँ से वहां से गया और आया नहीं। औसत चाल मतलब बीच में हो सकता है, इससे ऊपर भी है और नीचे भी। देखिए ऊपर कैसे है 60, इससे नीचे है 100, इससे ऊपर, यानी औसत, एवरेज, यानी बीच। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद अपनी गति 15 किलोमीटर घंटा बढ़ा देती है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। चाल इसका 60 किलोमीटर पर घंटा था, ठीक है,
और प्रत्येक 2 घंटा में ये 15 किलोमीटर प्रत्येक चाल बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहले 2 घंटा में चली गई दूरी क्या होगा? यदि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो 2 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा? जानते हैं, दूरी बराबर समय गुना चाल, यानी 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा पहले 2 घंटा में 120 किलोमीटर। समझ गए? लेकिन हमको 360 किलोमीटर जाना है। ठीक है, अगली 2 घंटा यदि हम चलते हैं तो ये बोला जा रहा है 15 किलोमीटर बढ़ जाता है। यदि 15 किलोमीटर बढ़ जाएगा तो अगले 2 घंटा में 75 किलोमीटर हो जाएगा। 75 किलोमीटर प्रति 2 घंटा की चाल से हो जाएगा रफ्तार। तो 2 घंटा में चली गई दूरी ये 150 किलोमीटर होगा। ठीक है, 2 घंटा में ये 150 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 15 किलोमीटर चाल बढ़ा है इसका। समझ गए? ये प्रश्न में ही बोला जा रहा है 15 किलोमीटर प्रत्येक 2 घंटे में बढ़ाना है। यानी मेरे पास टोटल आ गया 270 किलोमीटर। टोटल कितने घंटे में? 4 घंटे में। अब जो दूरी होगा ये 2 घंटे, फर्स्ट 2 घंटे, सेकंड 2 घंटे, अब हर 2 घंटे में जो दूरी होगा इसमें भी 15 जुटेगा। 15 जुटेगा, कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 90 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन 270 किलोमीटर पर घंटा, 270 किलोमीटर ऑलरेडी हम चल चुके हैं। अब हमको चलना कितना होगा? अब हमको मात्र 90 किलोमीटर चलना होगा। तो 90 किलोमीटर चलने के लिए 90 किलोमीटर पर आवर की गति से कितना? 1 घंटे में। अरे 1 घंटे में होगा ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 घंटे में ये 90 किलोमीटर चलेगा? अरे मेरे भाई, 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है तो 1 घंटा में तो 90 ही चलेगा ना। तो 90 चलेगा, टोटल कितना आ गया? 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर हमको तो चलना ही था। टोटल डिस्टेंस जो दिया गया था 360 किलोमीटर टोटल चलना था। समय कितना लगा? 4 घंटा उधर लगा 370 किलोमीटर तय करने में, और 90 किलोमीटर 1 घंटा में, यानी टोटल 5 आवर का समय आपका लगा। यानी 5 घंटे टोटल आपका लग जाएगा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में। ये आप ये मत देखिए कि ये हम कैलकुलेशन किए हैं। कैलकुलेशन नहीं किए हैं, ये आपसे बताने के लिए हम दिए हैं। 2 घंटा ये गति पर 2 आवर में गति से बढ़ा देता है। पहले 2 घंटा जो चला होगा 60 किलोमीटर गति चला होगा। पहला तो 60 है ना स्पीड, 60 किलोमीटर पर गति से चला होगा पहला दूरी 60 किलोमीटर। फिर 2 घंटे बाद वो 15 बढ़ा होगा, तो यानी 2 घंटे के बाद 75 हुआ होगा। पहला 2 घंटे में 60, फिर 75, फिर 90। बस इसी के रेशियो के आधार पे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। √1 - cos थीटा। बेटे 1 + cos थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। समझ गए? 1 - cos थीटा, इसको आप 2 विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों विधि आपको बताएंगे हम। पहले लॉन्ग विधि चलते हैं, आखिर इसका फॉर्मूला के आधार पर कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको आपको परिमेयकरण करना होगा। -cos थीटा, बेटे 1 + cos थीटा गुना 1 - cos थीटा, बेटे 1 - cos थीटा। ठीक है, यदि यहाँ से करेंगे तो 1 - cos² थीटा, ये आ जाएगा 1 - cos² थीटा। ठीक है, 1 - cos² थीटा, नहीं सॉरी, ये दो गो है ना, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस इसका जो आ जाएगा नीचे, इसका क्या हो जाएगा? 1 - cos²थीटा। अरे आ जाएगा ना, A² - B, A+B × A-B, तो A² - B² नहीं लिखते हैं, 1 - cos²थीटा लिखते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और बेटे sin²थीटा, ये लिख सकते हैं हम sin²थीटा। अरे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे भाई sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि 1 - cos² करेंगे तो क्या sin² थीटा नहीं आएगा? तो यही तो sin² थीटा हम यहाँ लिखे हुए हैं। समझ गए ना? sin² थीटा लिखे हुए हैं। तो यदि ये हम पावर हटाते हैं तो ये 2 चला जाएगा, ये पावर चला जाएगा, तो ये कहने का मतलब है डायरेक्ट आएगा 1 - cos थीटा बेटे sin थीटा। ठीक है, तो इसको यदि आप करते हैं तो 1 - sin थीटा और -cos थीटा बेटे sin थीटा। तो 1/sin थीटा किसका वैल्यू होता है? तो कोसेक थीटा का होता है। कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा किसका होता है? कॉट थीटा का होता है। तो ये आपका कॉट थीटा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए?
तो ये आपका फार्मूला बेसिस है, जैसे फार्मूला के बना सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें 2 मिनट के अंदर सॉल्व करें, प्रूफ करके हम सॉल्व करें, तो आपको करना कुछ नहीं है, थीटा का वैल्यू पुट करना है। आप थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखिए, आपका उत्तर आ जाएगा। पहले थीटा का वैल्यू 45 रखिएगा, 45 में देखिए उत्तर भी चेक कीजिएगा। यदि 1 से 2 उत्तर आ रहा है तो थीटा 45 डिग्री हटा दीजिएगा, आप 60 डिग्री यूज कीजिएगा, वो आपसे उत्तर आपका प्रूव्ड आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसका आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ बाइसिकल इन द 1000 नंबर। ठीक है, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन, वर्ष 2012 से 17 तक कंपनी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या हजारों में, ठीक है, हजारों में दर्शाया गया है। 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? 2013 में कितने, 2013 में कितने साइकिल बिका था? 2013 में देख सकते हैं 45 साइकिल बिका था। ठीक है, तो 2013 में 45 साइकिल बिका था। समझ में आ गया? 2013 में 2013 में 45 साइकिल बिका था। ठीक है, अब 2017 में पूछा गया, 2017 में कितना बिका था? 2017 में आपका कितना बिका था? 2017 में आपका 90 साइकिल बिका था, 90 साइकिल बिका था। बस यही तो पूछ रहा है कि 2017 के मुकाबले कितना परसेंट है ये जो बिका 2013 में। तो ये तो 50% नहीं है, आधा नहीं है, तो आधा तो 50% ही होता है ना, तो ये 50% आधा बिकेगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये आपका डिजिटल भाग, ये आपको भाग देना था, कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं दशमलव में। पहले देखिए दशमलव का कैसे खेल करना है आपको। दशमलव को खेल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है क्या अंक के बाद दशमलव है। 4 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, इसको भी 4 अंक के बाद दशमलव आपको करना है। तो 4 अंक के बाद दशमलव करने के लिए यहाँ आपको एक जीरो बैठाना होगा। समझ गए? यहाँ आपको एक जीरो बैठाना होगा 4 अंकों के बाद करने के लिए। जैसे हम बोल दिए 0.0486, ये तो 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव है। और ये 0.002, ये तो 3 अंक के बाद दशमलव है, इसको 4 पुराने के लिए यहाँ एक जीरो करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों आपका हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। तो क्या आपका आ जाएगा 486/20। क्या हमको यहाँ से इसको भाग देना पड़ेगा? कभी नहीं, हम जानते हैं ये 10 दूनी 20 हो जाता है। यदि 10 से भाग लग रहा है, इकाई अंक पे जीरो होना चाहिए, नहीं तो दशमलव में जाएगा। 2 से इसको कटते हैं, 2 से यदि हम कटाते हैं, तो 2 से यदि कितनों भी कटा दे संख्या कटेगा, तो इकाई अंक पे 3 आएगा, 10 दशमलव, यानी कोई भी उत्तर होगा 10.3 आंसर लास्ट में आएगा, 0.3 इज करेक्ट आंसर। यहाँ से भी जा सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 486 था, 20 था, 2 से 10 बार में, 2 से 2, 4, 3 बार में, ये 10 बार। ठीक है, ऐसे कान पकड़िए, इधर से बात बराबर है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ से किया, क्योंकि आपका समय बच जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स 18 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन इसमें देखने मिलेंगे आपको, प्रत्येक एक क्वेश्चन, चाहे वो माध्य से हो, या वो माध्यका से हो, या आपका वो बहुलक से। समझ गए? माध्य, माध्यिका या बहुलक, या सिंपल में हो, या ये सामने बारंबारता में हो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक समूह में एक इलाके में 40 घरों के परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण किया, जिसमें परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता की तालिका को प्राप्त किया। डेटा का बहुलक क्या होगा? बहुलक आपको बताना। समझ गए? बहुलक क्या होगा? परिमाप दिया गया है 2 से 4, 4 से 6, 8 दिया, परिवार की संख्या 10, 8, 12, 6, 4। ठीक है, तो बहुलक यदि आपको प्राप्त करना है बारंबारता के सारणी के अनुसार, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहले ये आपको बताना होगा। तो यदि आप बहुलक निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल, मतलब सबसे लोअर वाला, F1 फ्रीक्वेंसी जो बार रिपीट करता है, F0 टू F1 दे सकते हैं, F0 माइनस F2 और गुना I, मतलब कितना अंतर है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है बहुलक का। समझ गए? अब इसमें कैसे पुट करना है ये आपको देखना है। ठीक है, एल, एल क्या है? सबसे मिनिमम, मिनिमम में क्या हो जाएगा ये
तो सबसे पहले यदि इसमें बहुलक खोजे, बहुलक क्या होता है, जो सबसे बार बार रिपीट करे, जो सबसे ज्यादा बार आए, तो ये सब में सबसे ज्यादा बार आपका कौन रिपीट कर रहा है, आप देखिएगा ध्यान से। सबसे ज्यादा बार इसमें कौन रिपीट कर रहा है, तो 12 कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो ये 12 जो हो जाएगा मेरे भाई, तो 12 रिपीट कर रहा है, तो इसके वर्ग वाला लाइन वाला सबसे मिनिमम अंक कौन है, 6 है ना। मिनिमम अंक 6 है ना, तो यहाँ आपका एल का वैल्यू 6। समझ गए, सबसे मिनिमम लोअर, एल का मतलब लोअर होता है। और फ्रीक्वेंसी 1 जो हो जाएगा आपका, 1 जो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1 जो हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। यही तो आपका फ्रीक्वेंसी 1 है, ये आपका 12 हो, ठीक है, 12 हो जाएगा। और F0 क्या होगा, तो F0 ठीक इससे पहले वाला होगा। F0 ठीक इससे पहले वाला, ये आपका F0 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा। तो F0 कितना आपके पास दिया गया है, F0, तो F0 आपके पास 8 है, यानी पहले वाला संख्या, और बाद वाला संख्या F2 बात करें तो 6 होगा बाद वाली संख्या। और I क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, तो सब में अंतर 2 है, तो वर्ग अंतराल अंतर 2। बस यही पुट करना था आपको वैल्यू, तो इसमें पुट कर दीजिए आप। तो लोअर कितना है, 6 है। तो फ्रीक्वेंसी 1 का वैल्यू कितना दिया गया था, 12। जीरो का कितना है, 8। 2F1 यानी फार्मूला में 2F1 यानी 12 दूनी 24, माइनस F0 कितना था, 8, माइनस F2 कितना था, 6। अब गुना डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था, 2। बस यहाँ से आप निकाल सकते हैं 4। तो 8 6 14 हो गया, 14 में चला जाएगा 10, गुना 2। यहाँ से 5 चला जाएगा, तो यानी 6/4 बेटे 5, यानी हम बोल सकते हैं 6.8। यही तो बोल सकते हैं 6.8, इस करेक्ट आंसर का नंबर। समझ गए, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद करना था और उसको नियम करना था कि आखिर फ्रिक्वेंसी जो लिखा जाता है सबसे मिनिमम, सबसे बार, सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो कर रहा है, बस इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको पूरा खेल करना। समझ गए, एक एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में इससे पूछे जाएंगे, और आगे भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग के सामने मैं लेके आऊँगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप लोग ये देख लीजिए, बहुलक इस तरह निकाला जाता है। ये फार्मूला होता है लोअर प्लस फ्रिक्वेंसी जो आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है उससे पहले वाला संख्या, और उसके F2 जो होता है उसके बाद वाला संख्या, और I जो होता है, दोनों वर्ग का डिफरेंट होता है। ठीक है, कितना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना कुछ लेट किए। ठीक है, यदि दो संख्याओं का बीच का अंतर 52 है और वे संख्याएं ये अनुपात में है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से रिपीट इस शिफ्ट में किए गए हैं। दो संख्याएं हैं, ए बी संख्याएं हम मान लेते हैं, 7 है ये, तो x मान लेते हैं, 7x × 3x। तो बीच का अंतर 52, यदि ये दोनों संख्याएं रहता तो इसका बीच का अंतर 52 रहता, लेकिन ये दोनों संख्याएं अनुपात में है, तो अनुपात में अंतर इसका 4x का है। ठीक है, आई 7x - 3x करेंगे तो 4x आएगा, लेकिन अंतर इसका इतना है, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा 13। समझ गए, 13 निकल। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या तो 7 है, तो 7 का करेंगे तो 7 × 13, 13×7 = 91। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ये सब बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इससे आपको ज़्यादा घबराना है नहीं, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसकी भुजाएं 12, 14 और 16 मीटर दिया गया है। तो कुछ नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हीरोज का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। हीरोज फार्मूला क्या बोलता है, ई बोलता है कि यदि आपको एस निकालना हो तो a + b + c/2 कर दो, तो हीरोज फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा। हीरोज फार्मूला निकल के आ जाएगा √s, s - a, s - b s - c। ये आपका हीरोज फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले s का वैल्यू निकालना है, तो s का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का योग बेटे 2 करना पड़ेगा। तो तीनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा, तो 42/2 यानी 21। s बराबर 21 निकल गया, तो s बराबर 21 यहाँ रख दीजिए। अब 21 में s - a, s कितना है 21, 21 में 12 जाएगा 9, 9 ठीक है। 21 में b, 21 में 14 जाएगा 7, 21 में 16 जाएगा तो 5। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। तो यदि आपको करते हैं 21 गुना, तो इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 7 63 पंचे 315, ये आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको 21 को निकालना दो भागों में, तो 21 × 15 कर सकते हैं आप। कभी 15 × 21 कीजिएगा 315 आएगा।
तो यहाँ से 21 बाहर निकल जाएगा, 2 में 1 यानी 21√15 आपका स्क्वायर में कुछ क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 21√15 मीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया निकल जाएगा। समझ गए? तो आपको इस सब प्रश्न को हीरोस फार्मूला की तरह यूज करना है, तो आपका उत्तर जल्द ही चले आएगा। ठीक है, बिना कुछ लिख दिए। तो ये था आज का क्वेश्चंस जितने भी कराए हैं आज 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को करा दिए गए हैं और डेली इसी तरह पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ मैं। 2022 में जो पूछे गए थे टोटल शिफ्ट में, ऑल शिफ्ट में ग्रुप डी के लिए। यदि आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो डेली पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना ना भूले। एक बेसिक ट्रिक्स के साथ, एकदम बेसिक्स के साथ आप लोग के साथ कराया जाता है। जो भी न्यू स्टूडेंट है उसके लिए एक बेस्ट क्लास साबित आप लोग के लिए होने वाला है। तो आप लोग जितने भी न्यू बच्चे हैं तो इस सेशन में जुड़े और टाइम को जितना भी कम करें, मिनिमम टाइम कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाता है मेरे दोस्त, 25 में 25 क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा, नो डाउट आप इसमें कर लीजिएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरे भाई टाइम होता है। टाइम के साथ आपका एक्यूरेसी होता है, सटीकता होता है। आप कितना सटीकता मार सकते हैं टाइम रहते हुए, इसके लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होता है, सबसे पहले जानकारी लेना होता है किस मेथड से बनाए जो सबसे कम समय में बन जाए। ठीक है, तो ये सब मेथड लेके आप लोग के सामने आए हुए हैं, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। अदर सब जितने भी हैं अभी तो पीवाईक्यू ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं, और साथ भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है आप लोग के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यदि ये क्लास का पीडीएफ आप लोग चाहते हैं, क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग को जाना होगा कहाँ पे, ज्वाइन टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जाइए, या तो आप मैथ मैजिक क्लासेस ये सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं, या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को सेशन पसंद आ गया हो तो सेशन को आप लोग सब्सक्राइब, सेशन को आप लोग लाइक जरूर करें यदि सेशन पसंद आ गया हो तो। और यदि अभी तक शेयर नहीं किए हैं दोस्त भाई बहन, जो भी आपका ग्रुप डी या आगे आने वाली जो तैयारी करता, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट ग्रुप डी का मैथ सॉल्व कर लिया मेरे दोस्त, तो रेलवे में जितने भी पोस्टेड जो आते हैं वैकेंसी, उसमें सब आपका मैथ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का मैथ थोड़ा सा अप लेवल पे होता है। इसलिए आप लोग दोस्तों दोस्तों जितने भी छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उसके पास शेयर कर दें, जिसके लिए मैथ में बूस्ट उसका हो सके। ठीक है, तो यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। इस तरह पीवाईक्यू और इन्फॉर्मेशन के लिए जितने भी गवर्नमेंट इन नोटिस आता है उस सब इन्फॉर्मेशन लेके आप लोग के सामने आते हैं हम, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ मैजिक क्लासेस पे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।